वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हाइगेंस की तरंगों के सिद्धांत के अनुप्रयोग करेंगे, यूजेस। इसमें से दो मेन प्रूविंग कराने वाला हूं, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन और अपवर्तन के नियम का सत्यापन। देखिए, आपने प्रकाश में परावर्तन के नियम सीखे होंगे। दो नियम सिखाए गए थे, एक था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये तो अपवर्तन में भी है यही बात, तो इसलिए इसको हम सिद्ध करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम दूसरे नियम को प्रूफ करेंगे। जैसे इसमें पढ़ाया था हमने परावर्तन में कि आपतित कोण आई का मान परावर्तित कोण आर के बराबर होता है। हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं। अभी हेडिंग डालेंगे आप, हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या या के नियम का सत्यापन, के नियम का सत्यापन। ठीक है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। यानी हम किसी तरह यह सिद्ध करेंगे कि जो कोण आई का मान है वो कोण आर के बराबर होता है, ये प्रूविंग करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल है, ज्यामिति का। प्रयास करूंगा सबसे सरलतम विधि सिखाने का, आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना ही है। देखो, सबसे पहली चीज परावर्तन होना है। परावर्तन के हम लोग करते क्या है, एक कोई परावर्तक तल लेते हैं। परावर्तक तल माने जिसमें पॉलिश है, जैसे कि दर्पण। ये जेड जेड डैश क्या है, परावर्तक तल है। लिखते भी जाते हैं, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक तल है। ऐसी सब बातें लिखनी भी है तुम्हें। परावर्तक तल है, एक बात ये मान ली, देखो कोई दिक्कत किसी को बताओ। अब सुनना, इस पर एक तरंगाग्र, तरंगाग्र मतलब बहुत सी तरंगों का समूह आता है और वो तिरछा गिरे। कैसा गिरे? इस पर एक तरंगाग्र आ रहा है, ये देखो तिरछा गिर रहा है ऐसे। मतलब कहने का सुनो, इसके बीच में तमाम तरंगे हैं, वो हम बना नहीं रहे हैं। हमने पहली किरण दिखा दी और अंतिम दिखा दी, बीच में और भी होंगी बहुत सी। इसमें सबसे पहले ये गिरी, वो देर से गिर पाई। कितना देर से, जरा समझना। ये जब गिरती है और गिर के परावर्तित हो जाती है, मतलब उधर को चलने लगी, देखो, और यहां पर पहुंची। देखो, ये देर से गिरी तो देर से परावर्तित हुई। देखो जरा गौर से समझना बात को। जो पहले गिरेगी पहले पलटेगी, वापस जाएगी, और जो देर से गिरेगी वो बाद में जाएगी। होगा क्या, हम यहां पर एक अभिलंब डाल के दिखा रहे हैं। सामने एक लंब डाल दिया 90 अंश, यानी कोण। सामने लंब डाल दो। ये बिंदु आप ए ले लो, ये बिंदु ए डैश कह दो, ये बिंदु बी कह दो। देखो, जिस समय ये पहली वाली किरण, मान लो तुम पी से आ रही है, पी ए, जब ए पे पहुंची पी वाली, तब अंतिम किरण जो क्यू है वो उस समय कहां पर है, केवल बी तक पहुंची है। देखो ध्यान से, तिरछा गिरने का मतलब पहले ये गिरी और उस समय ये वाली कहां पहुंच पाई है, बी पर। लेकिन ये 90 अंश कोण है, कितना है, लेकिन ए पलट कर चलने लगी तब बी इधर आ रही थी। और जब, ध्यान देना, यहां भी 90 वो डाल रहे हैं हम, यहां ऐसे डाल देते, ये बी डैश मान लो, इसको क्या मान लो। तो ध्यान से समझना बात को, यहां भी 90 डाल दिया। जब ए वाली परावर्तित होकर बी डैश पे पहुंची, तब बी वाली कहीं ए डैश पे आई है और फिर यहां से पलटी। तो देखो, दोनों किरणें बी डैश और ए डैश से बराबर बराबर फिर चलने लगी। यानी कहने का मतलब, दो लोग किसी शहर में गए, एक पहले अपनी शॉपिंग वॉपिंग करने लगा, दूसरा देर से अपनी दुकान पर पहुंचा जहां उसे खरीदारी करनी है। तो तक पहले वाले ने काफी कुछ खरीद के बस स्टेशन पर पहुंच के बैठ गया, दूसरा देर से खरीद के वहां पहुंचा, लेकिन यहां से दोनों फिर साथ हो लिए, आए साथ थे। वही स्थिति समझ लो कि पहले ये गिरा, तब तक ये रास्ते में है, ये पलट लिया, तब ये पहुंचा, और फिर यहां से दोनों बराबर हो गए। अब देखिए, यहां पर हम कुछ रचना कर रहे हैं। एक सामने यहां देखो ऐसे लंब डाल दिया, इसको हम अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे यहां एक अभिलंब डाल दो। ये दो रेखाएं अभिलंब की स्थिति बता रही हैं। किसकी बता रही हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए कि
आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हो? आपतन कोण आई कहते हो। और जो परावर्तित किरण होती है और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आर होता है। यहां तक का मैटर समझ में सबको आया? कुछ ज्यामिति की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा लिख देते हैं। जैसे एक चीज तो मान ली थी ये, दूसरी चीज सुनिए। हम कहेंगे माना कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो जेड जेड डैश पर तिरछा गिर रहा है। तो माना कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है। तिरछा में ये छा नहीं बनेगा, ये बनेगा। तिरछा आपतित होता है। अब एक और बात सुनिए। हम कहेंगे जितने समय में ए से परावर्तित किरण बी डैश तक पहुंचती है उतने समय में बी से ए डैश पर आ पाती है अंतिम किरण। ठीक है, तो हम कहेंगे बी को ए डैश पर आने में लगा समय बराबर होगा बी को ए डैश तक आने में। बी को ए डैश तक हो गया तो ए को बी डैश तक, ए डैश को बी, इसको ए को बी डैश तक, ए को बी डैश तक, ए को बी डैश तक जाने में। मतलब इसका ये हमने कहा है कि जितनी देर में बी वाली ए डैश पर आ पाएगी उतनी देर में ए से जो परावर्तित हुई वो कहां पहुंच जाएगी? बी डैश पर। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और, कोण आई क्या है? आपतन कोण। क्या है? और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। इतना सब थ्योरी आप डायग्राम के बाद बना देंगे। पहले तो डायग्राम बनाने के बाद ये थ्योरी लिख डालना। अब प्रूविंग पे बात आती है, सुनिए जरा ध्यान से, मेन हिस्सा अब शुरू होता है। हमने आपसे कहा अगर ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर कैसे? बताओ। आप लोगों ने सेट स्क्वायर देखे हैं? सेट स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहते हैं। गुनिया देखी है? ऐसे 90 अंश कोण की एक पटरी होती है, लोहे की होती है, मिस्त्री लोग भी रखते हैं जो मार्बल लगाते हैं, इंजीनियर लोग भी रखते हैं। उसी को इंग्लिश में सेट स्क्वायर कहते हैं। या तुमने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा के अलावा 2 और त्रिभुज होते हैं, वो त्रिभुज ही उन्हीं को सेट स्क्वायर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनका नाम होता है सेट स्क्वायर। उनका उपयोग आमतौर पर लोग ज्योमेट्री में कराते नहीं है, टीचर्स उसके बिना ही सिखाते रहते हैं ज्योमेट्री। उनका यूज होता है तभी तो आते हैं वो बक्से में, लेकिन कोई यूजर नहीं कराता है। उसको ही गुनिया कह सकते हो आप। मैं एक बात बताता हूँ, सेट स्क्वायर के हिसाब से अगर आप देखें, एक सेट स्क्वायर लीजिए, मतलब उसमें 90 अंश कोण बनता है। यहाँ पर त्रिभुज देखना, एक कोण उसका कितना होता है? 90 अंश। अगर हम सेट स्क्वायर को पहले इसमें एडजस्ट करें, ध्यान से देखना, पी ए बी में, क्योंकि ये पूरा 90 अंश कोण बना है कि नहीं? देखो पी से बी तक देखो 90 है, और फिर वही सेट स्क्वायर खिसकाते जाओ। एक भुजा जो यहां थी, जब वो भुजा यहां पहुंचेगी ना, तो जो बी पे भुजा थी वो नीचे वाले पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी तो 90 अंश है। देखो, तो जब ये वाली भुजा, आप ऐसे समझना, कहने का मतलब ये परिस्थिति पहले समझना, ये हमारा पी से आ रहा है, ये ए है, ये बी है, 90 अंश है कि नहीं? अगर इसकी पीक देखो, ये ऐसे में इसको जितना इधर खिसकाओगे 90 अंश है, तो ये भी उतना इधर खिसक जाएगी। यानी अगर पी खिसक कर यहां पहुंचा तो बी यहां पहुंच चुका होगा कि नहीं? तो जितना कोण ये भुजा आगे बढ़ी होगी उतनी तो ये बढ़ी होगी, तभी तो इनके बीच भी 90 अंश रहेगा। सेट स्क्वायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी भुजाएं कभी आगे पीछे नहीं होती, चिपकी रहती हैं, ऐसे चलती। तो कहने मतलब जो कोण ये है वही कोण ये है। तो यही स्थिति देखो, यहां देखना, ये जो कोण होगा आई, ये वाली भुजा ही तो खिसक के यहां पहुंचाई मैंने,
और ये वाली भुजा खिसक के यहाँ पहुंची, तो जो ये भुजा ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वही ये वाली भुजा चलेगी ज्यामिति के अनुसार। यानी ये कोण आपस में कैसे हो गए? बराबर। इसको हम बोलेंगे ज्यामिति के अनुसार। किस हिसाब से? ज्यामिति के अनुसार। अब मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं, सुनिए जरा बात को। हम कहेंगे सबसे पहले, ध्यान देना, देखो यहां पर ये माध्यम है, यहां प्रकाश की चाल को v मान लो। माना कि प्रकाश की चाल v है। कितनी है भाई? v है इस माध्यम में जिसमें चला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा जितना b को a डैश में आने में समय लगेगा उतना ही a को b डैश जाने में। तो सुनिए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दोनों का समय बराबर है, ऐसे कह सकते हो। तो दूरी बराबर देखो समय गुणा चाल का इस्तेमाल करो। अभी दूरी ले ली मैंने b a डैश, देखो कौन सी ले ली? समय मान लिया t लगा, और चाल कितनी मानी इस माध्यम में तूने प्रकाश की? v। तो b a डैश का मान कितना निकला? vt। ऐसे ही अब सुनो, वही समय a से देखो इसको लगा a से b डैश जाने में। तो इसी प्रकार अगर हम कहें आपसे ए बी डैश का मान निकालना हो तुम्हें, तो ए बी डैश भी उसी माध्यम में जा रही किरण की नहीं, माध्यम सेम है तो चाल भी सेम होगी। और समय पहले बता दिया कि बराबर है, तो इसका भी समय टी हुआ और चाल भी हुई। तो यहां से एक बात सिद्ध हो गई, देखो एक बात हमने सिद्ध कर दी कि जो ए बी डैश का मान है वो किसके बराबर है? बी ए डैश के। बोलो भाई, पहली बात ये सिद्ध कर दी। क्या सिद्ध कर दी? कि ए बी डैश जो भुजा है ये वो बराबर है बी ए डैश भुजा के। अब हम दो त्रिभुज इस्तेमाल कर रहे हैं, देखना जरा। त्रिभुज डायग्राम पे गौर कर लो, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। ए बी ए डैश दिखा तुम्हें त्रिभुज कौन सा? ए बी ए डैश। सब लोग देखना, तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। अब ये वाला देख लो, ए बी डैश ए डैश। देखो ध्यान से देखना, दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, ए बी ए डैश दिख गया, ए बी डैश ए डैश, दोनों दिख गए। यहां पर भी 90 अंश कोण बना है, यहां भी 90 अंश कोण बना है। देखो तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कोण जो बी है वो बराबर होगा कोण बी डैश के, और वो होगा कितना? 90 अंश प्रत्येक। बोलो भाई, ये दोनों 90 अंश है कि नहीं है? देख लो सामने। यहां भुजा देखना जरा, यहां भुजा ए बी डैश बराबर बी ए डैश। देखो ऊपर सिद्ध किया, ऊपर हमने अभी देखो सिद्ध किया है। देखो अभी यहां पर यही बात तो सिद्ध की है, दोनों बराबर हैं। और ये दोनों उसी त्रिभुज में देखो, ए बी डैश देखो तुम्हें पहले में एक में मिलेगी। देखो ए बी डैश, ये ए बी डैश, देखो ये ए बी डैश भुजा है कि नहीं बताओ? ए बी डैश है वो इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज का भाग है देखो, और बी ए डैश इस त्रिभुज का भाग है। तो एक इस त्रिभुज की भुजा, एक इस त्रिभुज की भुजा, हमने सिद्ध कर दी बराबर है। अच्छा एक बात देखो, ए बी डैश ए डैश को गौर से देखना, इसमें ए डैश बी ए डैश कॉमन है कि नहीं? देखो ए बी ए डैश में ध्यान से देखो, ए डैश है कि नहीं? और ए बी डैश ए डैश में भी तो ए डैश है। देखो ये वाला हिस्सा दोनों में है, देखो इस त्रिभुज में भी ये हिस्सा शामिल है और इस त्रिभुज में ये हिस्सा शामिल है, तो इसको हम कॉमन कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। तो हम कहेंगे भुजा ए ए डैश देखो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ माने होता है कॉमन। अब सुनिए, इन दो त्रिभुजों में हमने एक कोण 90 अंश सिद्ध कर दिया, दो भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध कर दी हैं। देखो तुमने कभी सर्वांग समता पढ़ी है? सर्वांग सम होना, सर्वांग सम की क्या शर्तें होती, कोई बता सकता है मुझे? दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कब होते हैं? नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, किसी को पता है? तमाम होती है 5 कुल कितने नियम होते हैं सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए? 5 रूल लगते हैं। उनमें एक होता है ए तीनों कोण बराबर, ए से एक भुजा बीच की, दो कोण बराबर, ऐसे होता है। यहां लेकिन जो लगेगा हम उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? अब तुम सोचते होगे राइट हैंड साइड बोल रहे हैं सर, शायद ये राइट हैंड साइड नहीं है,
इस RHS का मतलब सुनो, राइट एंगल। राइट एंगल इंग्लिश में किसको कहते हैं? 90 अंश को। क्या कहते हैं? देखो दोनों त्रिभुज में एक 90 अंश है कि नहीं, बताओ। दोनों त्रिभुज में एक 90 अंश सिद्ध किया मैंने, बी और बी डैश। अच्छा, H का मतलब हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस माने क्या होता बताओ? कर्ण, विकर्ण नहीं, कर्ण। आधार लंब और कर्ण होता है, विकर्ण नहीं। विकर्ण होता है आयत में। कर्ण, देखो कर्ण यहां पर कौन कौन है जो 90 के सामने भुजा है? वो कौन है? ए डैश। देखो ए डैश दोनों में शामिल है कि नहीं? और वो ठीक 90 के सामने है कि नहीं? देखो इस 90 के सामने भुजा का नाम क्या है? ए डैश। इस 90 के सामने क्या नाम है? ए डैश। यानी कर्ण कॉमन है, बराबर है। RHS का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनमें एक 90 अंश हो, उनके कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। S का मतलब साइड, कोई भुजा एक और बराबर हो जाए। तो देखो 90 सिद्ध कर चुके हैं, कर्ण बराबर हो गए और भुजा भी तो एक सिद्ध कर दी हमने, AB डैश बराबर BA डैश। अगर कभी ये चीज मिल जाए RHS यानी तीन चीजें, तो वो त्रिभुज आपस में कैसे कहलाते हैं? सर्वांग सम। क्या कहलाते हैं? तो हम कहेंगे RHS के द्वारा त्रिभुज ABA डैश सर्वांग सम है। सर्वांग सम का चिन्ह पहचान लो सब लोग। दो लाइनें खींचते हैं और ऊपर ऐसे डिफरेंस का चिन्ह बनाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांग सम। तो ABA डैश त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज AB डैश A डैश के। ये सर्वांग समता का प्रमेय का उपयोग कर दिया। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब सभी अंग उनके आपस में बराबर एक जैसे। तो देखो जब सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत जितने पार्ट हैं, भुजाएं भी, त्रिभुज के कोण भी, वो बराबर होते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान देना, अगर ये वाला इसका, देखो ये R है, उसी तरह इस तरफ भी ज्योमेट्री से यहां R कह सकते हैं। देखो इस जगह पर जैसे इधर I से I मिला, वैसे इस तरफ R से हमें क्या मिलेगा? R। तो देखो इस त्रिभुज का, देखो गौर से देखना, किस त्रिभुज का? BAA डैश। देखो इसका एक आधार कोण I है, तो दूसरे त्रिभुज पे आओ, AB डैश A डैश का आधार कोण R है, और मैंने सिद्ध कर दिया दोनों सर्वांग सम है। तो इनके आधार कोण आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। तो I बराबर किसके होना चाहिए? R के। यहां पर ये बात हम लास्ट में लिखेंगे, पहले तो लिख दिया ये सर्वांग सम है। देखो भुजा, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। हिंदी में लिख दो इस बात को, अर्थात त्रिभुज ABA डैश, त्रिभुज AB डैश A डैश का सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसा है? सर्वांग सम त्रिभुज है। अतः कोण I बराबर कोण R। इसके ब्रैकेट में लिख देना CPCT। जब प्रूविंग वहां कराई जाती है 10th में, अब चूंकि आप लोग ज्योमेट्री इतना पढ़ते नहीं ढंग से, तो ये सब सुने नहीं होगा तुमने। CPCT का पूरा नाम भी सुन लो, लास्ट में लिखते हैं CPCT। CPCT का भाव होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। P से होता है पार्ट, C से होता है, आगे ऑफ लगा दो, पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं सर्वांग सम को। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और T फॉर ट्राइंगल। मतलब इस पूरे का हुआ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इतनी बड़ी बात को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CPCT। मतलब कहने का कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ये प्रमेय है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, ये प्रमेय है। उस प्रमेय के अनुसार हमने ये सिद्ध किया कि I बराबर R, क्योंकि ये संगत पार्ट हैं। उस त्रिभुज का एक आधार कोण और इस त्रिभुज का दूसरा आधार कोण है, दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। इस प्रकार से एक बात, ये परावर्तन का नियम सिद्ध हुआ कि I बराबर R। इसको नोट करिए, इसके बाद अपवर्तन का नियम सिद्ध कराएंगे। ये परावर्तन के सूत्र की स्थापना के बाद हम अपवर्तन के सूत्र की स्थापना करा रहे हैं हाइगेंस के अनुसार। तो डाल दे हेडिंग, अपवर्तन के नियम का सत्यापन। सत्यापन कह दो, प्रूफ कह दो, जो मना है। देखिए इस बार अपवर्तन, अपवर्तन माने स्नेल का नियम, याद है? साइन I अपान
साइन आर बराबर एन होता था। ये वाला हम सिद्ध करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुन लेना, आपका कोऑपरेशन बड़ा आवश्यक है, तभी तो समझ पाओगे। देखो जब हमने परावर्तन सिखाया था तो हमने दर्पण ले लिया था, अब हम अपवर्तन सिखाने वाले हैं तो जो जेड जेड डैश हमने लिया था उसमें कहा था वो परावर्तक तल है। क्या बोला था? वैसी भाषा बनी आप अब लिखना है आपको, तो यहां क्या लिखोगे? अपवर्तक तल। क्या कहोगे? अब इसमें पॉलिश नहीं करेंगे, नहीं तो किरणें पार ही नहीं होंगी। अपवर्तन में तो पार होती ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अब यहां पर भी देखो, जैसे उसमें कहा था एक तिरछा गिरेगा, कौन? तरंगाग्र, याद है? यहां भी वही तरंगाग्र तिरछा गिर रहा है। कैसा गिर रहा है? उसी तरह तिरछा गिरा। देखो ये सामने बी डाल दो जैसे उसमें था, ए बी नाम है इसका। क्या नाम है? ए बी तरंगाग्र जेड जेड डैश पर तिरछा गिरा, वही सब बात लिखनी है। वहां पलट के चला गया था परावर्तित, यहां इस तरफ पार होगा। देखो यहां अभिलंब डाल दो। क्या डाल दो? अभिलंब। ये वाली जो किरण आई है ये पहले पार करेगी क्योंकि वो अभी पीछे रह गई, वो देर से पार होगी। तो पहले ये वाली किरण पार होगी, और मान लो ये विरल माध्यम है, कैसा मान लो इसको, और ये माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती, ये थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे घुस जाएगी, ऐसे। ये अभिलंब है ना, इसकी ओर झुक गई। वही यहां पर होगा, जब ये पहुंचेगी तो ये भी झुक जाएगी अभिलंब की ओर। अब जैसे यहां से ए बी मिलाया, ऐसे इस बिंदु का नाम ए डैश कह दो, और यहां से इधर मार दो तो इसको क्या कहोगे? बी डैश। उसमें दोनों एक ही पक्ष में बना दिए थे, इसमें एक उस पक्ष में त्रिभुज दिखेगा, एक इस पक्ष में। इतना आइडिया मिला कि नहीं बताओ? अब सुनो, ज्यामिति के अनुसार जैसे ये कहा था आई, तो ये भी तो आई हो जाएगा। जैसे इसको आर कहोगे, देखो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हो? आर। जैसे ये आर है तो ये आर हो जाएगा ज्यामिति के हिसाब से। मैटर को समझ लेना। ये पहला माध्यम है, यहां प्रकाश की चाल v1 मान लो, ये दूसरा माध्यम, तो यहां प्रकाश की चाल v2 मान लो। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, पता बात कि नहीं पता है? निर्वात में बहुत तेज चलता है प्रकाश, जल में उससे धीमा, और कांच में उससे भी धीमा। ठीक है, खैर, तो पहली एक कहानी जो लिखनी है उसी के हिसाब से अपने आप बना लोगे, नहीं बना पाओगे। यही माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक तल है, इस पर ए बी कोई तरंगाग्र तिरछा गिर रहा है, बी को ए डैश तक जाने में लगा समय बराबर ए को बी डैश तक में। देखो ध्यान से सुनना, ए को बी डैश तक जाने में लगा समय बराबर, जितनी देर में ए से बी डैश पहुंचेगी उतनी देर में बी वाली कहां पहुंच पाएगी? ए डैश पर। बी को ए डैश पर जाने में लगा समय, सुनते जाना बात को, हम दोबारा नहीं बताएंगे। ये दोनों समय बराबर हो गया। अच्छा, तो चाल के हिसाब से इसका वेग देखो, जब हम इसका मान निकालें, अब सुनिए जरा, बी ए डैश का मान निकालना चाहते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता कि नहीं होता बताओ? तो समय हो गया, मान लो टी लग गया, समय बराबर लगना है दोनों का। समय बराबर, दूरी कितनी मान ली तुमने? बी ए डैश, और चाल उस पक्ष में कितनी मानी तुमने? v1। उस पक्ष में चाल कितनी मानी तुमने? v1। तो देखो, तथा अब दूसरे पक्ष में आ जाओ, वहां भी समय बराबर दूरी बटे चाल करो। यहां दूरी को क्या माना तुमने? ए बी डैश, और लेकिन इस तरफ चाल कितनी है? v2। तो यहां से देखो v1 निकालो पहले, इस वाले से v1 बराबर क्या निकला? बी ए डैश अपान टी, और यहां से v2 कितना निकला? ए बी डैश अपान 2, मतलब टी, सॉरी, ए बी डैश अपान टी। अच्छा, v1 v2 का अनुपात कर दो, v1 बटे v2 अगर निकालो तो पता टी से टी कट जाएगा, तो बी ए डैश बटे, इतना पहले बताओ समझ में आया मैटर कि नहीं आया? अच्छा चलो, अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो पहले इस त्रिभुज को ले रहा हूं, कौन सा? ए बी ए डैश, ये 90 अंश कोण है, त्रिभुज ए बी ए डैश की बात कर रहा हूं पहले। त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई निकालो। क्या निकालना है? साइन का सूत्र पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण। तो देखो इस त्रिभुज में लंब ढूंढो पहले, लंब माने कोण के सामने की भुजा, तो बी ए डैश लंब हुआ, और 90 के सामने भुजा ए डैश है, ये कर्ण है कि नहीं? तो बी ए डैश बटे ए डैश, बी ए डैश बटे ए डैश।
अच्छा अब साइन आर निकालना है मुझे, तो दूसरा त्रिभुज ले लो। त्रिभुज, वो नीचे वाला त्रिभुज का नाम देखो क्या था, ए डैश बी, मिला? ए डैश बी उठाओ, त्रिभुज ए डैश बी में अब साइन आर लगाओ। इसमें क्या लगाना तुम्हें, साइन आर। साइन आर फिर लंब बटे कर्ण करोगे। इसमें भुजा के सामने कौन है, उसके कर्ण, उसके कोण के सामने भुजा कौन सी है, ए बी डैश, तो ए बी डैश बटे ए डैश, कर्ण वही है अभी भी, तो ए बी डैश बटे ए डैश। अब सुनना जरा, इनका अनुपात कर दो, साइन आई बटे साइन आर का मान चाहिए ना, तो अनुपात कर दो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये दोनों मान रखो, बी ए डैश अपान ए डैश बटे ए बी डैश अपान ए डैश। देखो ए डैश कट गया, साइन आई बटे साइन आर क्या बना, देखो बी ए डैश अपान ए बी डैश। अच्छा ये अभी देखो समीकरण एक में हमने इसको क्या सिद्ध किया, V1 बटे V2। समीकरण एक का यहां इस्तेमाल कर दो, समीकरण एक का प्रयोग करने पर, तो चलो प्रयोग कर दो भाई जी। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, देखो बी ए डैश बटे ए बी डैश निकालो, V1 बटे V2 था समीकरण एक में, देखो। और देखो आपको पढ़ाया मैंने, अपवर्तनांक की परिभाषा होती है, प्रकाश की एक माध्यम में चाल बटे प्रकाश की दूसरे माध्यम में चाल, उसको क्या बोलते हो, अपवर्तनांक। तो हम जानते हैं कि ये बराबर किसके होता है, अपवर्तनांक के। किसके होता है, अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं साइन आई बटे साइन आर क्या सिद्ध हुआ, एन सिद्ध हो गया। यही स्नेल का नियम है। किसका नियम है, स्नेल का नियम है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ बताओ, नोट कर लो।